नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ईवीएम पर उंगली उठाने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस मामले पर ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी। राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। बिहार के मधुबनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को किया संबोधित। 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए का ऋण किया वितरित। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारी उतरे सड़कों पर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसी कदम के तहत संभल के दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि अभी किसी भी प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं है। संभल में हालात सामान्य होने पर ही वहां कोई भी जा सकता है। सभी को हमारा सहयोग करना चाहिए और कुछ समय बाद संभल आना चाहिए। अधिकारी का स्टैंडिंग आदेश है, अभी वहाँ पे चल रहा है। किसी भी बाहर के डेलीगेशन वगैरह को अभी संभल आने की अनुमति नहीं है, तो अभी तो किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। मैं तो लगातार अनुरोध भी कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो जिम्मेदार और सम्मानित लोग हैं, वो हमारी समस्या और उनको अनुभव भी है इस तरीके की चीज़ों का, प्रशासन का। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ
कि हमारी समस्या को समझें। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। एक बार स्थिति सामान्य हो जाएगी तो सभी लोग वहाँ जाएं, लेकिन उससे पहले अगर उनके जाने से स्थिति में थोड़ी भी बदलाव हो सकता है, कहीं पे अगर उकसावा या उत्तेजना फैल सकती है और स्थिति खराब हो सकती है, मुझे नहीं लगता वो भी ये चाहेंगे। तो थोड़ा हमारा सहयोग करें। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में शांति नहीं चाहती, इसलिए वो संभल मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने संभल की घटना के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल घटना का मुख्य अपराधी समाजवादी पार्टी को बताया है। उनका कहना है कि उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है और वो हार का जख्म भुला नहीं पा रहे। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और प्रदेश में कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। और मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने रुचि वीरा के आवास का घेराव किया। संभल के हालात सामान्य होने तक रुचि वीरा को संभल जाने से रोका गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट किंगशुक श्रीवास्तव और सिविल लाइंस सीओ अर्पित कपूर भी रुचि वीरा के आवास पर पहुंचे। सपा सांसद के आवास के सभी रास्तों पर पुलिस ने सख्त पहरा लगाया है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल ने राजकीय डंगूर महाविद्यालय में नवनिर्मित वाचनालय, बीबीए, बीसीए विभाग तथा संगीत विभाग का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर हो रही राजनीति को ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, परंतु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? तो जब जीतते हैं तब तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से प्रियंका जी जीती।
रिजल्ट तो ईवीएम ने निकाला है ना, जनता ने वोट दिया, रिजल्ट ईवीएम ने निकाला। आप कहते हो ईवीएम ठीक नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है जी। सेलेक्टिव अच्छी राजनीति है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। जो बांग्लादेश में चिन्मय दास महाराज को जो अरेस्ट करे, 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को, हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे सीएजी की विभिन्न लंबित रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, आपकी सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर सत्ता में आई थी, वो खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151 और दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत यह आवश्यक है कि उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करें। उपराज्यपाल ने कहा कि सीएजी सिर्फ वित्तीय लेन देन की गणना नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक खर्चों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि सरकार की ये कार्रवाई संवैधानिक अनुपयुक्तता का परिचायक है। एलजी वीके सक्सेना ने मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी से अपील की कि वे सीएजी की रिपोर्टों को पेश कर सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और राजस्थान के जयपुर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही काम करती है जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को चोट पहुंचती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को पार्टी का नाम मुस्लिम लीग करने की सलाह दी। कुछ मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा, और ये भी सब सर्वविदित है कि कई मुस्लिम धर्म स्थानों पर जो काबिज हैं आज, उनके मलबे में, उनके ढेर में, उनमें हिंदू चिन्ह हैं, हिंदू मंदिरों के सबूत हैं। तथ्य तो सबको ही मालूम है, लेकिन खास तौर से कांग्रेस ने अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रवक्ता या मुस्लिम समाज की रक्षक मानना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस अपना नाम मुस्लिम लीग कर ले गई। यही बात अजमेर की, मैटर इज सब जुडिशियल, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतिहास को झुटलाया भी नहीं जा सकता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले और हत्याएं की जा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं दूसरी ओर दत्तात्रेय ने बांग्लादेश सरकार द्वारा इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को जेल भेजने पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बांग्लादेश सरकार इसे रोकने की बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरकार्यवाह ने भारत सरकार और वैश्विक समुदायों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को जारी रखने की अपील की।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सूरत के ओलपाड में किम गांव में बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण कारखाने का दौरा किया। उन्होंने जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार बुलेट ट्रेन के लिए अत्याधुनिक ट्रैक स्लैब बनाने में शामिल श्रमिकों से बातचीत की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्लैब जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार सभी मापों में सटीकता के साथ बनाए गए हैं। और चक्रवाती तूफान फेंजल से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 16 आपदा राहत टीमें तैनात की हैं। दरअसल चक्रवाती तूफान फेंजल के शनिवार शाम तक उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुडुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर, चिंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुडालोर, कल्लाकुरुची जिलों और पुडुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तूफान का असर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुडुचेरी में बारिश के कारण पुलिस थानों में जल जमाव हो गया है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं विशाखापट्टनम के भी कई हिस्सों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दूसरी ओर चेन्नई के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने के से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। वहीं तूफान की आशंका के मद्देनजर पुडुचेरी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तूफान प्रभावित इलाकों के हालातों पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि तूफान के प्रभाव की वजह से तटीय क्षेत्र में उथल-पुथल मची हुई है। वहीं तेज बारिश की वजह से अधिकांश हिस्सों में धान की फसल चौपट हो गई है। अकेले नागपट्टिनम जिले में करीब 800 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई। कामेश्वरम, विरुंधा मावड़ी, पुडुपल्ली, वेद्रपू, वन्मादेवी, वल्लपल्लम, कल्लीमेडू, इरावायल और चेम्बोडी जिले भी इसकी चपेट में हैं। वहीं तूफान के चलते तमिलनाडु में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। वहीं इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई एयरपोर्ट से भारी बारिश के कारण अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। फेंजल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने आपात स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। सभी समुद्र तट और पर्यटन स्थल आज बंद रहेंगे। चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 112 और 1077 जारी किया गया है। साथ ही मोबाइल नंबर 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बैंकों से स्वीकृति पत्र सौंपा। क्रेडिट आउटरीच के दौरान 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। जिन योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं उनमें पीएम मुद्रा, PMEGP, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC पशुपालन और मत्स्य पालन, स्टैंड अप इंडिया, PM स्वनिधि, PM विश्वकर्मा, खुदरा, MSME, SHG, कृषि ऋण आदि शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में लखपति दीदी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ने, उनका हिस्सा बनने और उसका लाभ उठाने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला केंद्रित बजट बनाने के लिए मुझे आदेश देते थे पहले। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था
5वें स्थान में जहां है हम, तीसरे स्थान में चले जाएगा। अगले एक आध साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं। और वहीं इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले में रिवर शुगरवे में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का दौरा किया और इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप नेता का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप नेता पर खुलेआम वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया। इस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि आप नेता गैंगस्टर से दूसरे मोबाइल नंबर से बात करने की बात भी कह रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। देख लो बात इसका मैं करूंगा बातचीत। आज ना जो एक्चुअली दिल्ली का बाहर था, आज आया होगा यो। नहीं कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे हवाले के थ्रू उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं शाम में भेजू शाम में 7 बजे मैंने बुला रखा हो। आज एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं। सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें दे रहे ना पार्ट पर किस द्वारा फोन कर रखा है किसका ना, एक बार यो जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल ना कभी दिक्कत आओगी फिर आप लोगों को मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास। कल इस नंबर को फोन कर, उस पहले वाले नंबर को फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर इस ऑडियो क्लिप के बाद दिल्ली सीएम आतिशी कोई कदम नहीं उठाती हैं तो साफ हो जाएगा कि ये उनकी सहमति से हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि ये विपक्ष में भी ना आए। और चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आयोग ने अपने आरंभिक जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही इन चुनाव में अपनाई गई है और जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। साथ ही आयोग ने वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ कहा है कि इस संबंध में कई बार आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। यूपी के श्रावस्ती जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले में नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने यात्रियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार और टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। आनन फानन में राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए। भारत और सिंगापुर के बीच 13वें अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का समापन हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक में हुए इस सैन्य अभ्यास में दोनों सेनाओं ने फायर पावर योजना और नई तकनीकों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। 3 दिन के इस अभ्यास में सिंगापुर आर्टिलरी के 182 और भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 जवानों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एक दूसरे की प्रक्रियाओं और ड्रिल्स को आपसी समझ को बढ़ाना था और इस दौरान दोनों देशों की आर्टिलरी इकाइयों ने संयुक्त फायर पावर योजना, उसके क्रियान्वयन और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग को प्रदर्शित किया। अग्नि वॉरियर अभ्यास में दोनों सेनाओं ने आपसी समन्वय, क्षमताओं की समझ और प्रक्रियाओं के आपसी विकास पर जोर दिया। इससे भारतीय और सिंगापुर आर्टिलरी प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ। दोनों पक्षों ने अभ्यास के दौरान नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया। और वहीं देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।